अदब में बाज़ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर बहुत सादा अंदाज में शुरू होती हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर एक पूरा समाजी मंजरनामा खोल देती हैं। एक किरदार, एक रवैया, एक तबका या एक घरेलू फ़ज़ा अचानक हमारे सामने इस तरह आती है कि महसूस होता है हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे, बल्कि एक पूरे ज़माने की चाल ढाल, नफ्सियात और तहजीबी रंगत को देख रहे हैं। बड़े अफसाने अक्सर यही करते हैं, वो जिंदगी को दूर से नहीं, बहुत करीब से दिखाते हैं। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफर है, किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबो, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं बोलती किताबें, जिसमें हम उर्दू अफसाने और फिक्शन की बड़ी आवाज़ों को उनकी नुमाइंदा तख्लीक़ात के ज़रिए आपके सामने लाते हैं। आज हम जिस अफसाने का जिक्र करने जा रहे हैं वो इस्मत चुग़ताई की एक नहायत दिलचस्प, जीती जागती और तहदार तख्लीक़ है। इस्मत का कमाल यह है कि वो किरदारों को सिर्फ लिखती नहीं थी, उनमें जान डाल देती थी। उनके यहाँ ज़बान भी जिंदा होती है, मंजर भी, और इंसान की अंदरूनी सच्चाई भी। और यही खूबी उनके अफसाने मुग़ल बच्चा में भी पूरी आबोताब के साथ सामने आती है। मुग़ल बच्चा महज एक किरदार या एक वाक़े की कहानी नहीं, बल्कि उस तर्ज ज़िंदगी, उस जहनियत और उस समाजी फ़ज़ा की झलक भी है जहाँ शख्सियत, परवरिश, तबक़ाती रंग और इंसानी कमज़ोरियाँ सब एक दूसरे में घुली मिली नज़र आती हैं। इस्मत चुग़ताई की निगाह हमेशा बहुत तेज़, बहुत सच्ची और बहुत बेलाग रही है। वो बात को लपेट कर नहीं कहती, मगर उनके यहाँ सख्ती के अंदर भी एक जिंदा इंसानी एहसास मौजूद रहता है। तो आइए आज इस्मत चुग़ताई के अफसाने मुग़ल बच्चा को सिर्फ एक कहानी के तौर पर नहीं, बल्कि इंसानी समाज, तबक़ाती रवैयों और ज़िंदगी की बारीक मगर गहरी हकीकतों के एक नहायत दिलकश और फिक्रअंगेज बयान के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। वो मरते मर गया मगर मुग़लिया शहनशाहियत की जिद को बरकरार रखा। फतेहपुर सीकरी के सुनसान खंडरों में गोरी दादी का मकान पुराने सूखे जख्म की तरह खटकता था। कगिया ईंट का 2 मंजिला घुटा घुटा सा मकान एक मार खाए रूठे हुए बच्चे की तरह लगता था। देखकर ऐसा मालूम होता था वक्त का भौचाल इसकी ढिठाई से आजिज आकर आगे बढ़ गया और शाही शानो शौकत पर टूट पड़ा। गोरी दादी सफेद झक चांदनी बिछे तख्त पर सफेद बेदाग कपड़ों में एक संगमरमर का मकबरा मालूम होती थी। सफेद ढेरों बाल, बेखून की सफेद धोई हुई मलमल जैसी जिल्द, हल्की करंजी आंखें जिन पर सफेदी रींग आई थी, पहली नजर में सफेद लगती थी। उन्हें देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती थी, जैसे बसी हुई चांदनी का गुबार उनके गिर्द मौल्लक हो। न जाने कब से जिए जा रही थी। लोग उनकी उम्र 100 से ऊपर बताते थे। खुली गुमसुम बेनूर आंखों से वो इतने साल क्या देखती रही थी, क्या सोचती रही थी, कैसे जीती रही थी। 12-13 बरस की उम्र में वो मेरी अम्मा के चचा दादा से ब्याही तो गई थी, मगर उन्होंने दुल्हन का घूंघट भी ना उठाया। कुंवारपन की 1 सदी उन्होंने इन्हीं खंडरों में बिताई थी। जितनी गोरी बी सफेद थी, उतने ही उनके दूल्हा स्याह भट्ट थे, इतने काले कि उनके आगे चिराग बुझे। गोरी बी बुझकर भी धुआं देती रही। सरे शाम खाना खाकर झोलियों में सूखा मेवा भर के हम बच्चे लिहाफों में दुबक कर बैठ जाते और पुरानी जिंदगी की वर्क गर्दानी शुरू हो जाती। बार बार सुनकर भी जी न भरता। अदबदाकर गोरी बी और काले मियाँ की कहानी दोहराई जाती। बेचारे की अकल पर पत्थर पड़ गए थे कि इतनी गोरी दुल्हन का घूंघट भी ना उठाया। अम्मा साल के साल पूरा लाओ लश्कर लेकर मैके पर धावा बोल देती। बच्चों की ईद हो जाती। फतेहपुर सीकरी के पुरस्कार शाही खंडरों में आंख मिचोली खेलते खेलते जब शाम पड़ जाती तो खोई खोई सुरमई फजा से डर लगने लगता। हर कोने से साए लपकते, दिल
धक धक करने लगता। काले मियां आ गए। हम एक दूसरे को डराते, गिरते पड़ते, भागते और कगिया ईंट के 2 मंजिला मकान की आगोश में दुबक जाते। काले मियां हर अंधेरे कोने में भूत की तरह छिपे महसूस होते। बहुत से बच्चे मरने के बाद हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह पर माथा रगड़ा, तब गोरी बी का मुंह देखना नसीब हुआ। माँ बाप की आंखों की ठंडक गोरी बी बड़ी जिद्दी थी। बात बात पर अटवाइटी खटवाती लेकर पड़ जाती, भूख हड़ताल कर देती। घर में खाना पकता, कोई मुंह न झुटालता। जूं का तूं उठवा कर मस्जिद में भिजवा दिया जाता। गोरी भी ना खाती तो अम्मा बाबा कैसे निवाला तोड़ते। बात इतनी सी थी कि जब मंगनी हुई तो लोगों ने मजाक में छींटे किए, गोरी दुल्हन काला दूल्हा। मगर मुगल बच्चे मजाक के आदी नहीं होते। 16-17 बरस के काले मियां अंदर ही अंदर घुटते रहे, जल कर मरंडा होते रहे। दुल्हन मैली हो जाएगी, खबरदार ये काले काले हाथ ना लगाना। बड़े नाजों की पाली है, तुम्हारी तो परछाई भी पड़ गई तो काली हो जाएगी। बड़ा तीहा है, सारी उम्र जूतियां उठवाएगी। अंग्रेजों ने जब मुगल शाही का अंतिम संस्कार किया तो सबसे बुरी मुगल बच्चों पर बीती कि वही ज्यादा ओहदे संभाले बैठे थे। जाह जागीर छिन जाने के बाद लाख के घर देखते देखते खाक हो गए। बड़ी बड़ी ढंडार हवेलियों में मुगल बच्चे भी पुराने सामान की तरह जा पड़े, भौचक्के से रह गए, जैसे किसी ने पैरों तले से तख्ता खींच लिया। तभी मुगल बच्चे अपने गुरूर और खुददारी की तार तार चादर में सिमट कर अपने अंदर ही अंदर घुलते चले गए। मुगल बच्चे अपने महवर से कुछ खिसके हुए होते हैं। खरे मुगल की यही पहचान है कि उसके दिमाग की 2-4 पेच ढीले या जरूरत से ज्यादा तंग होते हैं। अर्श से फर्श की तरफ लुढ़कते ही जहनी तवाजुन डगमगा गया। जिंदगी की कदरें गलत मलत हो गईं। दिमाग से ज्यादा जज्बात से काम लेने लगे। अंग्रेज की चाकरी लानत थी और मेहनत मजदूरी कसरशान। जो कुछ असासा बचा उसे बेच बेच कर खाते रहे। हमारे अब्बा के चचा रुपए पैसे की जगह चची के जहेज के पलंग के पायों से चांदनी का पतरा खेड़े जाते थे। जेवर और बर्तनों के बाद टके जोड़े नोच नोच कर खाते। पानदान की कुल्हियां सिल बट्टे से कुचल कर टुकड़ा टुकड़ा बेची और खाई। घर के मर्द दिन भर पलंग की अदवाइन तोड़ते, शाम को पुरानी घनी अचकन पहनी और शतरंज 25 खेलने निकल गए। घर की बीवियां छुप छुप कर सिलाइयां करती। 4 पैसों से चूल्हा जल जाता या मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ा देती तो कुछ नजराना मिल जाता। काले मियां ने दोस्तों की छिड़खानी को जी का घाव बना लिया। जैसे मौत की घड़ी नहीं टलती, वैसे ही बाप मां की तय की हुई शादी न टली। काले मियां सर झुका के दूल्हा बन गए। किसी सरफिरी ने NRC मसहफ के वक्त और छेड़ दिया, खबरदार जो दुल्हन को हाथ लगाया काली हो जाएगी। मुगल बच्चा चोट खाए नाक की तरह पलटा, सर से बहन का आंचल नोचा और बाहर चला गया। हंसी में खसी हो गई, एक मातम बर्पा हो गया। मर्दान खाने में इस ट्रेजेडी की खबर हंसी में उड़ा दी गई। बगैर RC मसहफ के रुखसत एक कयामत थी। बाखुदा मैं उसका गुरूर चकनाचूर कर दूंगा, किसी ऐसे वैसे से नहीं, मुगल बच्चे से वास्ता है। काले मियां फुंकारे। काले मियां शहतीर की तरह पूरी मसहरी पर दराज थे। दुल्हन एक कोने में गठरी बनी कांप रही थी। 12 बरस की बच्ची की बिसात ही क्या। घूंघट उठाओ। काले मियां डकराए। दुल्हन और गुड़ी मुड़ी हो गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ। कोहनी के बल उठकर बोले, सहेलियों ने तो कहा था दूल्हा हाथ जोड़ेगा, पैर पड़ेगा, पर खबरदार जो घूंघट को हाथ लगाने दिया। दुल्हन जितनी ज्यादा मुदाफियत करे उतनी ही ज्यादा पाकबाज। देखो जी, तुम नवाबजादी होगी अपने घर की, हमारी तो पैर की जूती हो। घूंघट उठाओ, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं। दुल्हन पर जैसे फालिज गिर गया। काले मियां चीते की तरह लपक कर उठे, जूतियां उठाकर बगल में दाबी और खिड़की से पाई बाग में कूद गए। सुबह की गाड़ी से वो जोधपुर दंदना गए। घर में सोता पड़ा था। एक अकाबी जो दुल्हन के साथ आई थी जाग रही थी। कान दुल्हन की चीखों की तरफ लगे थे। जब दुल्हन के कमरे से चूं भी ना आई तो उनके तो पैरों का दम निकलने लगा। हे कैसी बेहया लड़की है। लड़की जितनी मासूम और कुंवारी होगी उतना ही ज्यादा दंद मचाएगी। क्या कुछ काले मियां में खोट है? जी चाह कुएं में कूद के किस्सा पाक करें।
चुपके से कमरे में झांकी तो जी सन से हो गया। दुल्हन जैसी की तैसी धरी थी और दूल्हा गायब। बड़े गैर दिलचस्प किस्म के हंगामे हुए। तलवारें खींची, बड़ी मुश्किल से दुल्हन ने जो बीती थी कह सुनाई। इस पर तरह तरह की चहमागोइयां होती रहीं। खानदान में दो पार्टियां बन गईं, एक काले मियाँ की, दूसरी गोरी बी की तरफदार। वो आखिर खुदाए मिजाजी है, उसका हुक्म ना मानना गुनाह है। एक पार्टी जमी हुई थी। कहीं किसी दुल्हन ने खुद घूंघट उठाया है, दूसरी पार्टी की दलील थी। काले मियाँ को जोधपुर से बुलवाकर दुल्हन घूंघट उठवाने की सारी कोशिशें नाकाम गईं। वो वहां घोड़ सवारों में भर्ती हो गए और बीवी को नान नफका भेजते रहे, जो गोरी बी की अम्मा समधन के मुंह पर मार आती। गोरी बी कली से फूल बन गई। हर अठवाड़े हाथ पैर में मेहंदी रचाती रहीं और बंधे टके दुपट्टे ओढ़ती रहीं और जीती रहीं। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि बाबा की मरण घड़ी आ पहुंची। काली मियाँ को खबर गई तो न जाने किस मूड में थे कि भागे आए। बाबा मौत का हाथ झटक कर उठ बैठे। काले मियाँ को तलब किया। दुल्हन का घूंट उठाने की बारीकियों पर मिसकॉट हुई। काले मियाँ ने सर झुका दिया, मगर शर्त वही रही कि हशर हो जाए मगर घूंघट तो दुल्हन को अपने हाथों उठाना पड़ेगा। टिबला काबा मैं कसम खा चुका हूं, मेरा सर कलब कर दीजिए मगर कसम नहीं तोड़ सकता। मुगल बच्चों की तलवारें जंग खा चुकी थी। आपस में मुकदमेबाजियों ने सारा कलफ निकाल दिया था। बस अहमकाना जिदें रह गई थीं। एक उन्हीं को कलेजे से लगाए बैठे थे। किसी ने काले मियाँ से न पूछा कि तुमने ऐसी अहमकाना कसम खाई ही क्यों कि अच्छी भली जिंदगी अजाब हो गई। खैर साहब, गोरी भी फिर दुल्हन बनाई गई। कगिया ईंट वाला मकान फिर फूलों और शमामतुल अंबर की खुशबू से महक उठा। अम्मा ने समझाया, तुम उसकी मनकूहा हो बेटी जान, घूंघट उठाने में कोई ऐब नहीं। उसकी जिद पूरी कर दो, मुगल बच्चे की आन रह जाएगी, तुम्हारी दुनिया संवर जाएगी, गोदी में फूल बरसेंगे, अल्लाह रसूल का हुक्म पूरा होगा। गोरी भी सर झुकाए सुनती रही। कच्ची कली 7 साल में नौखेज कयामत बन चुकी थी। हुस्न और जवानी का एक तूफान था जो उनके जिस्म से फूटा निकलता था। औरत काले मियाँ की सबसे बड़ी कमजोरी थी। सारे हवास इसी एक नुक्ते पर मरकूज थे, मगर उनकी कसम एक मेखदार आहिनी गोले की तरह उनके हलक में फंसी हुई थी। उनके तखय्युल ने 7 साल आंख मिचोली खेली थी। उन्होंने 20 घूंघट नोच डाले। रंडीबाजी, लौंडेबाजी, बटेरबाजी, कबूतरबाजी, गर्ज कोई बाजी न छोड़ी, मगर गोरी बी के घूंघट की चोट दिल में पंजे गाड़े रही, जो 7 साल सहलाने के बाद जख्म बन चुकी थी। इस बार उन्हें यकीन था कि उनकी कसम पूरी होगी। गोरी भी ऐसी अकल की कोरी नहीं कि जीने का यह आखिरी मौका भी गंवा दे। 2 उंगलियों से हल्का फुल्का आंचल ही तो सरकाना है, कोई पहाड़ तो नहीं ढूंढे। घूंघट उठाओ। काले मियाँ ने बड़ी लजाजत से कहना चाहा, मगर मुगलई दबदबा गालिब आ गया। गोरी बेगम गुरूर से तमतमाई सन्नाटे में बैठी रही। आखिरी बार हुक्म देता हूं, घूंघट उठा दो, वरना इसी तरह पड़ी सड़ जाओगी। अब जो गया तो फिर ना आऊंगा। मारे गुस्से के गोरी भी लाल भभोका हो गई। काश उनके सुलगते रुखसार से एक शोला लपकता और वो मनहूस घूंघट खाकस्तर हो जाता। बीच कमरे में खड़े काले मियाँ कौड़ियाले सांप की तरह झूमते रहे। फिर जूते बगल में दबाए और पाई बाग में उतर गए। अब वो पाई बाग कहां, उधर पिछवाड़े लकड़ियों की टाल लग गई। बस 2 जामन के पेड़ रह गए थे और एक जुगादरी बदगू बेले चमेली की रविशें। गुलाबों के झंड, शहतूत और अनार के दरख्त कब के लुट पिट गए। जब तक मां जिंदा रहीं, गोरी बी को संभालती रहीं। उनके बाद ये ड्यूटी खुद गोरी बी ने संभाल ली। हर जुमेरात को मेहंदी पीस कर पाबंदी से लगाती, दुपट्टा रंग चुनकर टांकती और जब तक ससुराल जिंदा रही त्योहार पर सलाम करने जाती रही। अब के जो काले मियाँ गए तो गायब ही हो गए। बरसों उनका सुराग न मिला। माँ बाप रो रो कर अंधे हो गए। वो न जाने किन जंगलों की खाक छानते फिरे। कभी खानकाहों में उनका सुराग मिलता, कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े मिलते। गोरी बी के सुनहरी बालों में चांदी घुल गई। मौत की झाड़ू काम करती रही।
आसपास की जमीनें मकान कौड़ियों के मोल बिकते गए। कुछ पुराने लोग जबरदस्ती डट गए, कुजड़े कसाई आन बसे, पुराने महल ढह कर नई दुनिया की बुनियाद पड़ने लगी। परचून की दुकान, डिस्पेंसरी, एक मरगिल्ला सा जनरल स्टोर भी उगाया जहां एल्यूमिनियम की पतीलियां और लिप्टन चाय की पुड़ियों के हार लटकने लगे। एक मफलूज मुट्ठी की दौलत रिस कर बिखर रही थी, चंद मोहतात उंगलियां समेटने में लगी थी। जो कल तक अदवाइन पर बैठते थे, झुक झुक कर सलाम करते थे, आज साथ उठना बैठना कसरे शान समझने लगे। गोरीबी का जेवर आहिस्ता आहिस्ता लाला जी की तिजोरी में पहुंच गया। दीवारें ढह रही थीं, छज्जे झूल रहे थे। बचे खुचे मुगल बच्चे अफीम का अंटा निगल कर पतंगों के पेच लड़ा रहे थे, तीतर बटेर सधा रहे थे और कबूतरों की दुमों के पर गिनकर हलकान हो रहे थे। लफ्ज मिर्जा, जो कभी शान और दबदबे की अलामत समझा जाता था, मजाक बन रहा था। गोरी बी कोहलू के अंधे बैल की तरह जिंदगी के छकड़े में जुती अपने महवर पर घूमे जा रही थी। उनकी करंजी आंखों में तन्हाइयों ने डेरा डाल दिया था। उनके लिए तरह तरह के अफसाने मशहूर थे कि उन पर जिनों का बादशाह आशिक था। जो ही काले मियां उनके घूंघट को हाथ लगाते, चट तलवार सौंत कर खड़ा हो जाता। हर जुमेरात को ईशा की नमाज के बाद वजीफा पढ़ती हैं, तब सारा आंगन कौड़ियाले सांपों से भर जाता है। फिर सुनहरी कलगी वाला सांपों का बादशाह अजगर पर सवार होकर आता है, गोरीबी की किरत पर सर धुनता है। पौ फटते ही सब नाग रुखसत हो जाते हैं। जब हम ये किस्से सुनते तो कलेजे उछलकर हलक में फंस जाते और रात को सांपों की फुनकारें सुनकर सोते में चौंक कर चीखें मारते। गोरीबी ने सारी उम्र कैसे कैसे नाक खिलाए होंगे, कैसे अकेली नामुराद जिंदगी का बोझ ढोया होगा। उनके रसीले होंठों को भी किसी ने नहीं चूमा। उन्होंने जिस्म की पुकार को क्या जवाब दिया होगा। काश ये कहानी यहीं खत्म हो जाती, मगर किस्मत मुस्कुरा रही थी। पूरे 40 बरस बाद काले मियां अचानक आप ही आन धमके। उन्हें किस्म किस्म के लाइलाज अमराज लाहक थे। पोर पोर सड़ रही थी, रोम रोम रिस रहा था। बदबू के मारे नाक सड़ी जाती थी। बस आंखों में हसरतें जाग रही थी, जिनके सहारे जान सीने में अटकी हुई थी। गोरीबी से कहो मुश्किल आसान कर जाए। एक कम 60 की दुल्हन ने रूठे हुए दूल्हा मियां को मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। मेहंदी घोलकर हाथ पैरों में रचाई, पानी समोकर पिंडा पाक किया, सुहाग का चिकटा हुआ तेल सफेद लटों में बसाया, संदूक खोलकर बोर बोर टपकता झड़ता बरी का जोड़ा निकाल कर पहना, और उधर काले मियां दम तोड़ते रहे। जब गोरी भी शर्माती लजाती धीरे धीरे कदम उठाती उनके सिरहाने पहुंची तो झींगे पर चिकट तकिए और गोडर बिस्तर पर पड़े हुए काले मियां की मुट्ठी भर हड्डियों में जिंदगी की लहर दौड़ गई। मौत के फरिश्ते से उलझते हुए काले मियां ने हुक्म दिया, गोरी बी घूंघट उठाओ। गोरी बी के हाथ उठे, मगर घूंघट तक पहुंचने से पहले गिर गए। काले मियां दम तोड़ चुके थे। वो बड़े सुकून से उकड़ू बैठ गईं, सुहाग की चूड़ियां ठंडी की और रंडापे का सफेद आंचल माथे पर खिंच गया। दोस्तों साहिबो, मुगल बच्चा महज एक अफसाना नहीं, यह हमारे माशरे के एक खास मिजाज, एक खास फजा और इंसान के अंदर छुपी हुई उन परतों का बयान है जो अक्सर रोजमर्रा जिंदगी में तो नजर आती हैं मगर पहचानी कम जाती हैं। इसमें चुख्ताई का कमाल यही है कि वह आम जिंदगी के बीच से ऐसे किरदार और ऐसे लम्हे चुन लेती हैं जो सुनने वाले के दिलो दिमाग में पैवस्त हो जाते हैं। इस अफसाने की खूबसूरती यह है कि किसी मसनूई संजीदगी के बगैर अपनी बात कहता है। इसमें जिंदगी है, मुशाहिदा है, एक खास तरह की रवानी है।
और वो इंसानी सच्चाई भी है जो इस्मत के फन की पहचान है। वो किरदारों को जज करने से ज्यादा उन्हें हमारे सामने जिंदा कर देती है और फिर हम खुद उनके अंदर जमाने की झलक देखने लगते हैं। मुगल बच्चा हमें यह भी याद दिलाता है कि बड़ा अदब सिर्फ सानेहों या गैर मामूली वाकयात से नहीं बनता। कभी कभी एक किरदार, एक अंदाज, एक समाजी फजा या एक मखसूस जहनियत ही इतना कुछ कह जाती है कि पूरी कहानी एक आईना बन जाती है। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली नशिस्त में आप किस बड़े अफसाना निगार और किस नुमाइंदा अफसाने को सुनना चाहेंगे। मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे थे बोलती किताबें। सलामत रहें।